स्वागत है आप लोग का यूपीपीसीएस मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग पांचवा लेक्चर देखने जा रहे हैं करंट का, और ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो संक्षिप्तियाँ पढ़ाएंगे या बताएंगे, उससे क्वेश्चन कम से कम अगर 30 क्वेश्चन आते हैं या 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आपके 20 क्वेश्चन उम्मीद है कि वहीं से मिलेंगे। तो चलिए इसे फटाफट देख जाते हैं कि प्रमुख नीतिगत दस्तावेज या घटनाक्रम क्या क्या है। तो आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया गया अप्रैल के महीने में। तो उसमें सीआरआर कितना है हमारा? सीआरआर 4% है, एसएलआर 18% है, और हमारा रेपो दर कितना है? 4%। तो सीआरआर और रेपो दर कितना है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट जरूर पूछा जाता है, तो 3.35% है। बैंक रेट कितना है? 4.25%। और एमएसएफ रेट कितना है? 4.2%। तो बैंक रेट और एमएसएफ रेट क्या है? दोनों बराबर है। अच्छा, मृत्यु दर का आंकड़ा 2017 से लेकर 19 तक का जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत की जो महापंजीयक या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। क्या इसमें इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट बात है? तो जो एमएमआर रेट है, मातृ मृत्यु दर, वो 10 अंक का गिरावट देखा गया है। कितने अंक का? 10 अंक का। तो ध्यान रखना ये कि 10 अंक का गिरावट देखा गया। जो 2016-18 में 113 था, वो 8.8% की कमी के साथ 2017-19 में कितना हो गया? 103 हो गया। 10 का गिरावट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि कितने हमारा स्टेट है? 7 स्टेट। पहले 5 थे, 5 से बढ़ के 7 स्टेट ऐसे हो गए हैं जो एसडीजी लक्ष्य है उसको हासिल किए हैं। कितने? 7 स्टेट। एसडीजी लक्ष्य को कितने स्टेट हासिल किए हैं? 7। तो कौन कौन है? केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है और गुजरात है। अगर वहीं देखें कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आया था, उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले कितने राज्य हो गए हैं? 9 राज्य हो गए हैं। ठीक है। तो ऊपर के 7 हैं और 2 कौन है? एक कर्नाटक है और हरियाणा है। ठीक है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है कि जो एमएमआर है, वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 30 अंक की गिरावट देखी गई है, दर्ज की गई है। ठीक है। ये 15% से अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक एमएमआर में गिरावट देखा गया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी है, जो 15% के से अधिक गिरावट को दर्ज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ एमएमआर में वृद्धि हुई है। एमएमआर में वृद्धि पहले की अपेक्षा कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है, हरियाणा में हुआ है और उत्तराखंड में हुआ है, और लास्ट वन छत्तीसगढ़ में। तो ये 4 स्टेट हैं जहां पे एमएमआर में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। भारत पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स निकाल रहा है। किस नाम से निकाल रहा है? IC15 के नाम से। बस ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम चलें अगर, तो एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूची बैंक का दर्जा मिल गया है। एयरटेल इससे पहले दिसंबर में हमारा 2021 के दिसंबर में 2021 के दिसंबर में पेटीएम को मिला था। ठीक है। और अभी जनवरी में किसको मिला? एयरटेल पेमेंट बैंक को। तो किस भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934, जो अधिनियम 1934 है, उसके दूसरे अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। अच्छा, पेमेंट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो 2013 में गठित नचिकेत मोर समिति है, उनके सिफारिश के आधार पे ये पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पेटीएम के बारे में बता ही दिया कि दिसंबर 2021 में ये दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। और कौन से? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। अब ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी किया गया कि जो हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं वो अब ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिट है। तो चलिए देखते हैं कि 3 जनवरी को 2022 को जारी किया गया, ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया। और भुगतान हेतु क्या क्या उपकरण यूज कर सकते हैं? कार्ड कर सकते हैं, वॉलेट कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस आदि का भुगतान में उपकरण का यूज कर सकते हैं। प्रति लेन देन की सीमा कितना रखा गया है ऑफलाइन में? 200। और समग्र लेन देन की सीमा पूछा जाए तो 2000 रुपया है। ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंट, तो मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष था, उसके आधार वर्ष में संशोधन कर दिया गया। अभी संशोधन करके क्या कर दिया गया है? 2016 कर दिया गया है। ठीक है। इससे पहले क्या था? 1963-65 था। ठीक है। तो मजदूरी दर सूचकांक आधार वर्ष में संशोधन कर दिया गया है। अब ये किसके सिफारिश पे हुआ है? तो आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सिफारिश पे हुआ है। अभी जो आधार वर्ष 2016 है, उसमें कुल 37 उद्योग, कितने? 37 उद्योग को शामिल किया गया है, जबकि 63-65 में कितने उद्योग थे? 21 उद्योग थे। अभी नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा अक्टूबर 2021 में एक बुलेटिन जारी किया गया जो जन्म दर और मृत्यु दर पे था। तो जन्म दर के बारे में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जन्म दर कहाँ देखा गया? बिहार में देखा गया। कितना? 25.8%। जबकि सबसे कम जन्म दर कहाँ, कौन स्टेट है? केरल है। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन? बिहार। अगर वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे कम जन्म दर किसका है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है।
शीर्ष जन्म दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो नंबर 1 पे कौन है? बिहार है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, याद रखना, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जन्म। तीसरे पे एमपी है, चौथे पे राजस्थान है और पांचवे पे कौन है? मेघालय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूनतम जन्म दर को देखें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे कम है। उसके बाद अगर ये स्टेट है, यूटी है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार। लेकिन अगर स्टेट में पूछे तो कौन है? गोवा है, देन नागालैंड है, त्रिपुरा है और चंडीगढ़ है। देखा जाए कि 2004 दशकों में देखा जाए कि मृत्यु दर 1971 में कितना था? 14.9 प्रति हजार था। वो 19 में गिर के कितना हो गया? 6 प्रति हजार हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, देन उड़ीसा या केरल दोनों में सेम, और हिमाचल प्रदेश में और पांडुचेरी में, ठीक है। तो ये शीर्ष मृत्यु दर वाले हैं कौन? छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे उड़ीसा और केरल बराबर पे हैं, हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे और चौथे पे कौन है? पांडुचेरी है। न्यूनतम मृत्यु दर के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे कम मृत्यु दर राज्य और यूटी में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे कम यूटी में है, दिल्ली में, लेकिन अगर स्टेट पूछे तो नागालैंड में है, ठीक है, दादर और नगर हवेली में। उसके बाद नागालैंड के बाद मिजोरम और चंडीगढ़ में क्या है? दादर और नगर हवेली के बाद है, ठीक है। अगर शिशु मृत्यु दर आईएमआर देखें तो 1971 में कितना था? प्रति हजार पे 129 शिशुओं की मृत्यु होती थी, लेकिन अभी घट के 2019 में कितना हो गया? 1/4 हो गया है। अगर देखें कि आईएमआर का सबसे आंकड़ा देखें तो मिजोरम और नागालैंड में सबसे कम दर्ज किया गया है आईएमआर। शिशु मृत्यु दर सबसे कम किसमें है? मिजोरम और नागालैंड में। वहीं सबसे ज्यादा कहाँ किसका है? एमपी का है, 46 है, ठीक है। अगर सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर को देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है? एमपी है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे क्या है? असम और छत्तीसगढ़ है जो 40 के साथ है, और उड़ीसा क्या है? 38 में। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो सबसे कम किसमें है? मिजोरम और नागालैंड में 3 है, उसके बाद सिक्किम है, केरल है और अंडमान निकोबार है। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क चालू किया गया। ये क्यों चालू किया गया? कि जो निवेश है और ऋण के क्षेत्र है, निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति लाया जा सके। इस नेटवर्क के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय रिकॉर्ड पे आसान पहुंच और नियंत्रण मिल सकता है, ठीक है, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में। नेक्स्ट, इससे फायदा क्या होगा कि इस प्रणाली के तहत धन और ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज और किफायती बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि व्यक्ति की सहमति के बिना डाटा को साझा नहीं किया जा सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर किसी ग्राहक के डाटा को पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इंपॉर्टेंट क्या है? वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें भार किसको दिया गया है? तो अगर वित्तीय में पहुंच एक्सेस को 35% दिया गया है, यूजेस को कितना 45% और गुणवत्ता को कितना दिया गया है 20%। अब एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में देखें, कृषि और संबंध क्षेत्र में, तो बागवानी के बारे में बात करते हैं। तो बागवानी का अगर देखें 2021-22 में जो अनुमान है उत्पादन का वो कितना है? बागवानी का 333.3 मिलियन टन, ठीक है। और फलों के उत्पादन का कितना है? 102.9 मिलियन टन, ठीक है। वहीं अगर हम भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट की बात करें तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये रिपोर्ट जारी किया जाता है सीआईआई द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये रिपोर्ट, ये सीआईआई के साथ कौन और जुड़ा हुआ है? अमेरिकी प्रबंधन परामर्श कंपनी बैन कंपनी भी इसके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य फसलों की अगर उत्पादन के द्वितीय अग्रणी अनुमान के बारे में देखें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड कितना है? 316.06 मिलियन टन है खाद्यान्न के उत्पादन का, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर खाद्यान्न में देखें तो चावल का होता है। चावल का कुल कितना है उत्पादन 2021-22 में? 127.93 मिलियन टन। वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं का उत्पादन 111.32 मिलियन टन अनुमानित किया गया, ठीक। दलहन की उत्पादन 2021 में कितना अनुमान लगाया गया है 21-22 में? ये कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन का रहने का अनुमान है, ठीक है ना। अगर देखें कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या रहा कि मिथिला के मखाना को मिला जीआई टैग। जो बिहार में मिथिला है क्षेत्र उसको मिला क्या? मखाना को क्या मिला? जीआई टैग मिला। बिहार देश का कुल मखाना उत्पादन में कितना % योगदान देता है? 80 से 85%। कृषि उड़ान 2.0 स्टार्ट किया गया कब? 27 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? तो एमसीए मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। और क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से कृषि मूल्य की प्राप्ति में क्या किया जाए? सुधार लाया जा सके, ठीक है। रबी फसल में अगर एमएसपी को देखा जाए तो गेहूं में कितना है? गेहूं में है 2015, जबकि 1975 रुपया पर क्विंटल था 21-22 में, और 22-23 में कितना हो गया? 2015 40 रुपया की बढ़ोतरी हो गई। अगर पूरे रबी फसल में देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें देखा गया? मसूर में देखा गया और रैपिड
और सरसों में देखा गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि एमएसपी में रबी में किस में हुआ? मसूर और सरसों में। और गेहूं का कितना रखा गया एमएसपी 2022-23 में? 2015। खरीफ फसल की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि अगर देखें खरीफ फसल में तो 452 रुपये का प्रति क्विंटल में वृद्धि किस में हुआ? तिल में हुआ है। ठीक है, और वहीं एमएसपी के देखें धान जो सामान्य श्रेणी में है उसका एमएसपी 21-22 में 1940 रुपया था, और धान जो किस्म ए है उसमें 1960 रुपया था। ठीक है, तो दो बातें याद रखना कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें देखा गया? तिल में देखा गया है 452 रुपया, और वहीं धान के पूछा जाए तो 21-22 में जो सामान्य श्रेणी में धान है वो 1940 रुपया एमएसपी है, और धान जो किस्म ए ग्रेड के हैं उसके कितने एमएसपी है? कितना एमएसपी है? 1960 रुपया है। उद्योग क्षेत्र की बात किया जाए तो निर्यात तैयारी का सूचकांक कौन जारी करता है? निर्यात तैयारी का सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और किसकी सहायता से? तो प्रतिस्पर्धा संस्थान की सहायता से ये जारी किया जाता है। इस सूचकांक के 4 स्तंभ हैं। एक तो 20% भार दिया जाता है नीति पे, और 40% व्यापार परितंत्र पे, निर्यात परितंत्र पे 20%, और निर्यात प्रदर्शन पे कितना? 20%। देखिए सूचकांक जो है निर्यात तैयारी सूचकांक को जो राज्य हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक समूह ए, एक समूह बी, और एक समूह सी, और एक समूह डी। समूह ए में कौन आते हैं? तटीय राज्य आते हैं। समूह बी में कौन आते हैं? भू आबद्ध या लैंडलॉक राज्य आते हैं। समूह सी में कौन आते हैं? हिमालयी राज्य आते हैं। और डी में कौन आता है? यूटी आता है या शहर आता है। ठीक है, तो अगर देखें निर्यात में सबसे ज्यादा शीर्ष रैंक को कौन प्राप्त किया है? तो गुजरात प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो दूसरे नंबर पे हमारा निर्यात में कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। तीसरे नंबर पे कौन रहा है? कर्नाटक। और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, अगर वहीं भू आबद्ध राज्य में देखें तो हरियाणा नंबर 1 पे है, और उत्तर प्रदेश क्या है? दूसरे नंबर पे है। ठीक है, समग्र रैंकिंग में अगर निचले स्थान की बात करें कि सबसे कम निर्यात कहाँ रहा है तो लक्षद्वीप में रहा है। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का कितना रहा? 35वां स्थान और 34वें स्थान पे रहा। ठीक है, भारत का 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार बन गया। जो भारत है वो 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार बन गया। तो पहला कौन है? अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा जापान है, और 5वां कौन है? भारत है। लीड्स रिपोर्ट जारी किया गया, लीड्स के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो अगर देखें तो अर्नस्ट यंग एलएलपी द्वारा ये तैयार किया जाता है। ठीक है ना। अगर पीएम मित्र पार्क के बारे में बात करें, नेक्स्ट है पीएम मित्र पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पहली बात है कि पीएम मित्र पार्क किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और कितने पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे? तो 7। कितने? 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। अगर पीएम मित्र का फुल फॉर्म देखें तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल को बोला गया है। ठीक है, तो पहले पूछ लिया जाएगा पीएम मित्र कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है पार्क? तो ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और कितने पीएम मेगा पार्क बनाए जाएंगे? तो 7। ठीक है, कितने विजन पे ये काम कर रहा है? तो 5F विजन बोला गया है। क्या बोला गया है? कि फॉर्म टू फाइबर, और फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन टू फॉरेन जाके एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो 5F पे कौन है? पीएम मित्र पार्क आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि पीएफसी को महारत्न का दर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक 10 महारत्न कंपनियां थी, लेकिन अगर पीएफसी को जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 11 महारत्न कंपनियां हो जाएंगी। तो पीएफसी को बोलते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो टोटल कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं, और 11 के नाम याद रखना जरूरी है। एक तो है वेल, दूसरा है बीपीसीएल, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड CIL, चौथा गेल, 5वां IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठा है हमारा NTPC लिमिटेड, 7वां है हमारा क्या है? ONGC, 8वां है सेल, 9वां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, और 10वां है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और 11वां हमारा अभी देखिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, ये 2 पहले जोड़े गए थे, अभी ये जोड़ा गया है। ठीक है, कितने पूछ लिया जाएगा मैच कराने के लिए कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। तो नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या हमारी 13 है। कितनी है? 13 है। और 2019 में 2 को मिला था, PGCIL को और HPCL को महारत्न की दर्जा दिया गया था। अगर भारत के पर्यटन पे बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आने वाला, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ से आए हैं? तो बांग्लादेश से आए हैं, ये प्रथम स्थान पे है। जबकि दूसरे स्थान पे कौन है? अमेरिका है। तो याद रखना। ठीक है, अगर 2020 में देखें कि घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी में नंबर 1 पे कौन रहा? तो तमिलनाडु रहा। दूसरे नंबर पे कौन रहा? यूपी रहा। घरेलू पर्यटक की बात कर रहे हैं।
वहीं विदेशी पर्यटक के बारे में देखें तो नंबर 1 पे कौन रहा? महाराष्ट्र रहा, तमिलनाडु रहा, और तीसरे नंबर पे क्या रहा? उत्तर प्रदेश रहा। मतलब कि इंडिया के ही लोग इंडिया में घूम रहे हैं, तो कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा घूमे? तमिलनाडु में, दूसरा यूपी में। और जो विदेशी आते हैं तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा आए? महाराष्ट्र में, देन तमिलनाडु में, और तीसरा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, नेक्स्ट है कि सीरा राखोंग, और जिसको हैथी मिर्च बोला जाता है, इसको और टमिंग लोंग संतरे को जीआई टैग मिला है। ठीक है, देखो जो सीरा राखोंग या हैथी मिर्च है, इसी को बोलते हैं क्या? राजा मिर्च बोलते हैं, और इसको स्थानीय भाषा में उमोरोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमोरोक। जो राजा मिर्च है वो विश्व की सबसे तेज गर्म मिर्च है, हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो ये मिर्च है इसको स्थानीय लोग भगवान का उपहार मानते हैं। ठीक, इस मिर्च में कैल्शियम और विटामिन की अधिकता या प्रचुरता पाई जाती है। टामलोंग संतरा है जो मणिपुर के टामलोंग जिले में पाया जाता है, और ये टामलोंग को ऑरेंज ऑफ द बॉगल बोला जाता है। ठीक है, टामलोंग को। तो दो हमने देखा कि ये मणिपुर के जीआई टैग मिले हैं, एक मिर्च को, हैथी मिर्च को, और दूसरा संतरा को, टामलोंग संतरा को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उभरते सितारे कोष, बहुत इंपॉर्टेंट, उभरते सितारे कोष किसके लिए जारी किया गया है? तो सबसे पहली बात है कि ये एमएसएमई के लिए जारी किया गया है। ठीक है, उभरते सितारे कोष किसके लिए? एमएसएमई के लिए। और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? लखनऊ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इस कोष का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो एग्जिम बैंक और सिडबी बैंक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और उभरते सितारे कोष कैसा है? वैकल्पिक निवेश कोष है। ठीक, तीन बातें बताएं कि उभरते सितारे कोष किससे रिलेटेड है? एमएसएमई के सहायता के लिए से रिलेटेड है। कहाँ से लॉन्च किया गया? शुभारंभ कहाँ से किया गया? लखनऊ से किया गया। और उभरते सितारे कोष का गठन कौन? एग्जिम बैंक और सिडबी बैंक द्वारा किया गया। ठीक है, और ये वैकल्पिक निवेश कोष है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें कि हमारा न्यूज में रहा जो कांडला है, कांडला को देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, काजिक घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? काजिक। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनम रेटिंग क्या की गई है? प्रदान की गई है। नेक्स्ट अगर देखें न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, कच्चे इस्पात के उत्पादन पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो कच्चे स्टील के उत्पादन में सबसे शीर्ष पे कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है। और तीसरे नंबर पे कौन है? जापान है। ठीक है, तो चीन का कितना है? 1064 मिलियन टन। भारत का कितना? 100.3 मिलियन टन। और जापान का कितना है? 83.2 मिलियन टन। ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 दिसंबर में जारी किया गया। ठीक है, दिसंबर 2021 में। अगर इस रिपोर्ट को देखें तो सबसे ज़्यादा इस हाईएस्ट नियोजन कौन दिया है या एम्प्लॉय कौन किया है? तो शीर्ष राज्य में देखें तो महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा नियोजन कौन किया है? नियोजनीयता जिसको बोलते हैं, या एम्प्लॉयमेंट दिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन दिया है? महाराष्ट्र दिया है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे केरल, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, पांचवें नंबर पे कर्नाटक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन दिया है? ये दो जरूर याद रखना, महाराष्ट्र और यूपी। अगर यही देखें कि जो इंडियन स्किल रिपोर्ट है उसके स्किल प्राप्त करके कौन शहर है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, तो पुणे किया है। दूसरे नंबर पे लखनऊ किया है। तीसरे नंबर पे त्रिवेंद्रम है। चौथे नंबर पे कोलकाता है। और पांचवें नंबर पे बेंगलोर है। ठीक है, वैदेशिक क्षेत्र में आप देख लें, वैदेशिक क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा है? तो वैश्विक प्रेषण पे विश्व बैंक की रिपोर्ट आई 2021 में। तो पहला पूछ लिया जाता है कि वैश्विक प्रेषण पे रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, अगर देखें तो इस प्रेषण में 2021 में भारत नंबर 1 पे रहा, कितना? $87 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त करके। दूसरे नंबर पे देखें तो चीन है, और तीसरे नंबर पे मैक्सिको, चौथे नंबर पे फिलीपींस, और पांचवें नंबर पे मिस्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगर देखें भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया। तो पहली बात है कि किसने लॉन्च किया ये? तो एक गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है जिसको बोलते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसी, जो अभी महारत्न बना है, वो द्वारा 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया पीएफसी द्वारा। तो ये पहला है। तो पहला जो भी होता है इंडिया में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें कि वैसे ही अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड जारी किया गया, इंडिया फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये क्या है? सूचीबद्ध है। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें लखनऊ के उत्तर प्रदेश, क्या लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम है, मतलब जो लखनऊ है वो दूसरा नगर निगम है जिसके द्वारा जारी बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या सूचीबद्ध है? तो कौन? एक गाजियाबाद का बॉम्बे स्टॉक में सूचीबद्ध है, दूसरा लखनऊ का। ठीक है,
बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला है कौन सा देश हो गया है, तो अल सल्वाडोर हो गया है, ठीक है। वैध मुद्रा के रूप में, लीगल टेंडर के रूप में घोषित कर दिया, पहला देश है विश्व का, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटना चक्र पे देखें तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा निकाला जाता है, एडीबी बैंक के द्वारा निकाला जाता है, और एडीबी का कहाँ मुख्यालय है, मनीला में है, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट आउटलुक पूछ लिया जाता है कौन निकालता है, तो एडीबी निकालता है, ध्यान रखना। इसका थीम क्या था, मोबिलाइजिंग टैक्सेस फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर 2022 में कितना बताया गया है, 5.2% अनुमान किया गया है, जबकि 2023 में कितना 5.3% अनुमान किया गया है, ठीक। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितना होगा, 8.9% रहेगा, 22 और 23 में 7.5% रहेगा, और 23 में कितना 8% रहेगा, ठीक है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये पूछा जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया जाता है, और ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रोस्पेक्ट्स विश्व बैंक समूह द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो ये रिपोर्ट आया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसके अनुसार 2021 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला कौन देश है, भारत है, कितना अनुमान लगाया गया है, 8.3%। वहीं उसके बाद चीन, देन ब्राजील, अफ्रीका, रूस, तो ये ब्रिक्स देश की बात हो रही है। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जारी किया गया, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानना है कि करोड़पति किसको बोलते हैं, तो जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब इंडियन रुपया से देखा जाए तो 7 करोड़ है, उनको हम क्या बोलते हैं, करोड़पति के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखें कि विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया जाता है आईएमएफ द्वारा, किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईएमएफ द्वारा। अगर इस रिपोर्ट में देखें तो भारत की क्या बताया कि 2020 में कितना रहेगा, 7 माइनस में रहेगा, संकुचित होगा 7.3, 21 में कितना रहेगा 9 रहेगा, 22 में कितना रहेगा 9 रहेगा, और 23 में कितना रहेगा 7.1, किसके रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ के रिपोर्ट के। भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियां की बात करें तो इंडिया के सबसे मूल्यवान 5वीं बार कौन बना है, विराट कोहली बने हैं, ठीक है, लगातार 5वें वर्ष तक रहे। दूसरे नंबर पे रणवीर सिंह है, और तीसरे नंबर पे अक्षय कुमार है, ठीक है, और चौथे नंबर पे आलिया भट्ट। IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट जारी किया गया है, इसमें नंबर 1 पे कौन है रिच लिस्ट में, इंडिया के मुकेश अंबानी एवं उनका परिवार, दूसरा गौतम अडानी एवं उनका परिवार, शिव नडार एवं परिवार तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कौन है, SP हिंदुजा और परिवार, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट में देखें तो ये कब की बात है, पिछली है, सितंबर की बात है। तो नंबर 165 देश में नंबर 1 पे कौन रहा, हांगकांग रहा, और दूसरे नंबर पे कौन रहा, सिंगापुर, ठीक है। वहीं अगर भारत का स्थान देखें तो कितना रहा, 108वां। सबसे लास्ट में कौन आया, वेनेजुएला, ठीक। नेक्स्ट अगर देखें कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है अंकटाड द्वारा, ठीक है। और 2021 की रिपोर्ट जो देखें तो उसमें इंडिया का क्या रैंक है कि जो एफडीआई का अगर इनफ्लो देखें, अंतर प्रवाह देखें तो 2020 में भारत विश्व में क्या था, 5वें स्थान पे था। वहीं अगर एफडीआई के आउटफ्लो में देखें तो इंडिया का रैंक कितना है, 18 था, और 2019 में कितना था, 20 था, और वहीं इनफ्लो में 2019 में देखें तो 8वां था, ठीक है, ओके। एफडीआई अगर इनफ्लो की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2020 में रैंक नंबर 1 पे कौन था, यूएस था, दूसरे नंबर पे चीन था, ठीक है, 5वें नंबर पे भारत है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट, ये किसके द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो यूएन द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, और ये पुराना न्यूज़ है। वैश्विक सूचकांक की बात करें तो अरबपतियों की फोवर्स की सूची जारी की गई है, ठीक है, वो 2022 में अप्रैल में जारी किया गया है। तो देखें कि सबसे ज़्यादा रिच या धनी व्यक्ति कौन है, एलन मस्क हो गए नंबर 1 पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, जेफ बेजोस हैं, तीसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट है, चौथे नंबर पे बिल गेट्स हैं, ठीक है, 5वें नंबर पे वॉरेन बफेट है। तो एलन मस्क नंबर 1 पे हो गए हैं, ठीक है, फोर्ब्स सूची में। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट अगर देखें, मैं शायद गलत बता दिया, दोनों अलग अलग हैं। हमने जो बताया हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट था। अभी अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में भी कौन है, एलन मस्क है नंबर 1 पे। अगर महिलाओं की बात, वही सूची इसमें भी आ रहा है, दूसरे स्थान पे कौन है, बेजोस हैं, जेफ बेजोस। और तीसरे अगर महिलाओं में धनी व्यक्ति की बात करा जाएगा तो फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर एंड फैमिली है, ठीक है। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट फीमेल में सबसे ज़्यादा रिच है अरबपति में, ठीक है।
वही अगर भारत की बात किया जाए तो सर्वाधिक मुकेश अंबानी नंबर 1 पे जो 10वां स्थान प्राप्त किए हैं, और महिला की बात किया जाए तो सावित्री जिंदल हैं जो 91 स्थान प्राप्त किए हैं, ठीक है। और हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट हमने बता ही दिया अभी, ठीक है, ये रिच लिस्ट। नेक्स्ट पे हम लोग चलें तो नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 चाइनालिसिस जो है उसके द्वारा जारी किया गया वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक। पूछे जाने की संभावना कम है, पर फिर भी देख लेते हैं कि भारत का 0.37 स्कोर के साथ क्रिप्टो करेंसी अपनाने का उच्चतम दर वाले 20 देशों की सूची में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जबकि पहले स्थान पे कौन है? वियतनाम है। और तीसरे एवं चौथे स्थान पे कौन है? पाकिस्तान और यूक्रेन। तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहले स्थान पे कौन है? वियतनाम है, ठीक है। तीसरे पे पाकिस्तान और चौथे पे यूक्रेन। नेक्स्ट अगर देखें कि फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2021 जारी किया गया, ठीक है। उसमें रिलायंस इंडस्ट्री को फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट जारी किया गया, उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है? मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पे गौतम अडानी और तीसरे नंबर पे शिव नडाल है, ठीक है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी को मिला पहला नंबर, वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो 7 कंपनियां शामिल हैं किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में सिर्फ 7 कंपनियां क्या हैं? शामिल हैं इंडिया की। और 7 कंपनियों की लिस्ट में अगर देखें तो 155 पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री है। 205 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 212 पे इंडियन ऑयल है। 43 में आयल। 243 पे कौन है? ऑयल एंड नेचुरल गैस है। 338 में राजेश एक्सपोर्ट है। 357 पे टाटा मोटर्स है। 394 में कौन है? हमारा भारत पेट्रोलियम है, ठीक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है, उसमें नंबर 1 कौन है? इंडोनेशिया है, ठीक है। तो 2018 में भी वही था और इस बार भी वही है, इंडोनेशिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्थान कौन सा है? 14वां है, ठीक है। इंडिया का स्थान वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में कौन सा है? 14वां है। अगर ब्रिक्स देशों में देखें तो केवल ये शीर्ष पे है और शीर्ष 14 देशों में शामिल है यही इंडिया, ठीक है, ब्रिक्स में। तो नेक्स्ट हम लोग वैज्ञानिक परिदेश पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।